वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम लोग मल्टी एसेट कैटेगरी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मल्टी एसेट कैटेगरी पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है। पुरानी कैटेगरी है लेकिन पॉपुलर अभी पिछले कुछ सालों में ज़्यादा हो गई है। आई बिलीव मल्टी एसेट कैटेगरी का मतलब है कि जो फंड मैनेजर है, जो स्कीम है, वो 3 एसेट क्लास जो हैं, राइट, इक्विटी, डेट और गोल्ड या कमोडिटी, वो जो भी डेफिनेशन है, उसमें मिनिमम 10% इन्वेस्ट करेंगे। राइट। तो मैं पहले थोड़ा डेटा प्रेजेंट कर देता हूँ ओके। और उसके बेसिस पे आपका क्या टेक अवे है, क्या ये इक्विटी का रिप्लेसमेंट है, किसके लिए अप्रोप्रिएट है, किस समय अप्रोप्रिएट है, ये बार आप फिर बताइएगा। ओके ओके। तो डेटा इस तरह से है, मैं पिछले साल में कौन सी 3 बेस्ट परफॉर्मर थी, फिर उसके पहले कौन थी एंड सो ऑन, मैं उसके नाम बोल देता हूँ। तो पिछले साल में जो टॉप की स्कीम्स रही हैं वो है इन्वेस्को, कोटक और डीएसपी की मल्टी एसेट। राइट। उससे ठीक 1 साल पहले मतलब दिसंबर 23 से 24 में जो 3 स्कीम्स रही हैं वो रही हैं निपॉन, कॉन्ट और यूटीआई। राइट। फिर उससे 1 साल पहले मतलब दिसंबर 22 से 23 में टॉप की स्कीम्स रही हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई। राइट। अब आप बताइए। ओके, तो इसमें जैसे तुमने कहा कि भाई 70% का स्कोप हो गया फंड मैनेजर को, 2 साल से ज़्यादा चर्चा में, जबकि कैटेगरी पुरानी है। तो ये किसके लिए रेलेवेंट है, ये तुम्हारा सवाल है, और यही हम इस डेटा एनालिसिस के जरिए खोजने की कोशिश करते हैं। तो मैं पीछे से चलता हूँ। 3 साल पहले वाले में जो टॉप 3 हैं, आईसीआईसी, एसबीआई और यूटीआई। आईसीआईसी तो देखो कंसिस्टेंट लग रही है। अगर तुम देखो 3 साल पहले भी आईसीआईसी कुछ निकल के आ रही है 23%, फिर सेकेंड ईयर में 17 और पिछले साल भी लगभग 17 है। ये कंसिस्टेंट लग रही है। एयूएम का साइज़ बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का जितना एयूएम है, यानी इस इंडस्ट्री में इस कैटेगरी का उसका लगभग 50% तो आईसीआईसी में है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है आईसीआईसी। यूटीआई तुम देखोगे तो करंट ईयर में आके काफ़ी नीचे हो गई है, तो वो एक एंगल है। और एक जो एसबीआई है, एसबीआई 3 साल पहले तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद यानी सेकेंड ईयर में आके काफ़ी डाउन हो गई। और इस साल में ठीक है, करंट ईयर में ठीक है, लेकिन एसबीआई के साथ थोड़ा सा इशू ये आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल कैप में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ 15%। और अभी जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, स्मॉल कैप का बहुत तेज़ी से कोई टर्न अराउंड होना मुश्किल दिखता है। तो एक ये मुझे एसबीआई में समझ में आता है। एसबीआई ने किया है 15%। ज़्यादातर स्कीम्स कितना रखती हैं वैसे एवरेज पे? स्मॉल कैप इन लोगों ने कम कर दिया, पर्टिकुलरली ये जो मल्टी एसेट वाले हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही डाइवर्सिफाइड हैं। तो उसके बाद फिर इक्विटी में ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली ये रिस्की इक्विटी नहीं लेते हैं, रिस्की नहीं लेते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो एक्सेप्ट एसबीआई सब 80% के आसपास हैं, थोड़े ज़्यादा, कोई 86 है, कोई 78 है, कोई 98 है। जैसे आईसीआईसी है, आईसीआईसी ने लार्ज कैप में 98.80% लिया है। जितना भी उन्होंने इक्विटी में किया है उसका 98% है। तो उस एंगल से अभी हम उन 3 की बात कर रहे हैं जो 3 साल पहले थी। यूटीआई करंट ईयर में आके डाउन हो गई, एसबीआई पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। तो उन 3 में एक आईसीआईसी कंसिस्टेंट परफॉर्मर लग रही है एज पर द डेटा। तो शायद आईसीआईसी है भी सबसे पुरानी स्कीम, मतलब इस कैटेगरी की सबसे पुरानी स्कीम। हाँ, सबसे पुरानी स्कीम है, तो वो ठीक लग रही है। अब हम आ जाते हैं कि 2 साल पहले वाली जो सिचुएशन है, 2 साल पहले की सिचुएशन में निपॉन है जो, और क्वांट है और यूटीआई है। क्वांट पे हम कोई कमेंट नहीं दे रहे, यूटीआई पे हम बोल चुके। तो अब क्या बचा? निपॉन। निपॉन ठीक है, क्योंकि 3 साल पहले वाले में भी वो टॉप 3 में नहीं थी, लेकिन टॉप 5 में थी। सेकेंड ईयर में टॉप 3 में है, और करंट ईयर में भी ठीक 17.57 निकल के आ रहा है। तो निपॉन की जो है ये भी एक तरीके से काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट है। फंड साइज नेचुरली उतना नहीं है, बट 10,000 करोड़ 9,600 करोड़ के आसपास की है, और लार्ज कैप भी 87% है।
ठीक लग रहा है। तो ये हो गई बात निपॉन की। अब आ गए करंट ईयर पे। करंट ईयर में 3 है। इन्वेस्को ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन 1 साल की परफॉर्मेंस है, तो ये अब इन्वेस्टर ध्यान रखे। फंड साइज 600 करोड़ का है, ये भी ध्यान रखें। 2 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं ना इसको नेगेटिव कह रहा हूँ ना पॉजिटिव कह रहा हूँ, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आ गई कोटक 2 सालों से ठीक परफॉर्म कर रही है। लास्ट ईयर टॉप 3 में, उसके पहले टॉप 5 में। 3 साल पुरानी ये है नहीं, तो उसकी परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, तो कोटक ठीक लग रही है। सिमिलरली डीएसपी भी ठीक लग रही है। करंट ईयर में तो काफ़ी अच्छा किया है, उसके पिछले साल में भी ठीक किया है, उसके भी ठीक किया है। तो एक तरह से कोटक और डीएसपी भी उसी हिसाब से निकल के आ रहे हैं। तो ये 4 स्कीमें ऐसी हैं जिस पे नज़र रखना चाहिए। आईसीआईसीआई, निपॉन, कोटक, डीएसपी। अब इसमें 1-2 ऑब्जर्वेशन, जैसा कि डेटा है वो बताने की ज़रूरत पड़ जाती है। फंड साइज ठीक है इनके। लार्ज कैप वाइज भी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भी ठीक निकल के आ रहा है। फिक्स इनकम में कुछ ऐसे ही 15-16% के आसपास है। आईसीआईसीआई ठीक है, रीजनेबल है, मतलब कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। एक एंगल आ रहा है गोल्ड वाला, क्योंकि गोल्ड ही तो गेम चेंजर हुआ है। तो ये 1-2 साल से जो बातचीत हो रही है वो हो क्यों रही है? वो हो 2 वजह से रही है। अगर तुम 3 साल का डेटा इसमें देख रहे हो, तो 3 साल वाले में आप देखो कि जो ये हम लोगों ने एक बेंचमार्क लिया निफ्टी 500 को, तो 3 साल वाली परफॉर्मेंस में जितनी भी स्कीम आपकी दिख रही हैं, टोटली 8 स्कीमें हैं, इसमें से एक्सेप्ट यूटीआई कोई भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, यानी तब तक इक्विटी का जोर था। फिर आया 3 साल से पहले वाला, यानी यहाँ से 2 साल वाला। वहाँ पे सिचुएशन ये आई कि 1, 2, 3, 4 जो दिख रही हैं, 4 ने आउट परफॉर्म नहीं किया, 3 ने किया। अब वहाँ से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया, इक्विटी दबने लगी, डेट भी थोड़ा थोड़ा दबने लगा, और करंट ईयर में आके तो दोनों पिट गए। अब जब दोनों पिट गए तो मजबूरी थी, लेकिन दबे ढके गोल्ड घुसता चला जा रहा था। तो जिस फंड मैनेजर ने भी गोल्ड में एक्सपोजर लिया, मतलब इसमें तो लेना ही हुआ मिनिमम 10%, थोड़ा बढ़ा के लिया। अब जैसे मैं इन्वेस्को की बात करें, या इधर जो तीनों जिन्होंने काम किया है उनकी गोल्ड का एलोकेशन ज़्यादा है। जैसे कि कोटक का तो 20% से भी ऊपर है, इन्वेस्को का भी 17 है, वो भी इस डेट का है। बीच के पीरियड में हो सकता है ज़्यादा रहा हो, कुछ कम किया हो, प्रॉफिट बुक किया हो। गोल्ड इज़ द गेम चेंजर। तो जिन्होंने गोल्ड में थोड़ा ले लिया, एज द लक कुड हैव बीन, वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ गई। लेकिन वो भी एक लिमिट है, कल को गोल्ड नीचे जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, तुमको नहीं पता, तो उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन ये जो 4 फंड ऐसे निकल के आ रहे हैं जो ऐसा बैलेंस करके चल रहे हैं बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। पिछले साल जब फ्लैटिश मार्केट रहा है, उसमें भी आप देखो 15, 16, 17, 18, 20% की परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यस। और वही ट्रेंड दिख रहा है एक्सपर्ट्स को। तो अगर वैसा रहता है तो अगले साल भी ये रेलेवेंट है। थोड़ा सा इन्वेस्टर और ध्यान रखे। एक ऑब्जर्वेशन और है जो मेरे को सामने दिखाई पड़ रहा है। कोटक और डीएसपी में जो एवरेज मेच्योरिटी है उनके पेपर्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने 18 साल, एक ने 14 साल ले रखी है। अच्छा। इसका टेक अवे ये है कि अगर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होना शुरू होता है तो इन 2 स्कीम में उसका एडवांटेज आएगा। हार्डन होती है तो दिक्कत है, ये भी है भाई, हर चीज़ के या तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसे होगा। तो इन 4 स्कीमों पे लोग अपना ध्यान करें और इसको ठीक से और स्टडी करें और फिर अपने सलाहकार के साथ बैठ के डिसाइड करें। ये मेरा टिक। ऑलराइट, डन। तो जो मैं इसको बस कंक्लूड ये करता हूँ, जब मैं पहले समझता था जैसे फ्लेक्सी कैप्स को अगर इससे कंपेयर करूँ, और इसे मेरे समझने के लिए है, तो मुझे लगता था कि फंड मैनेजर जो कि बहुत रिसर्च करते हैं उनको मालूम है कि लार्ज कैप चलने वाला है कि मिड कैप की स्मॉल कैप, और उस हिसाब से वो एलोकेशन करेंगे। ये एक लेवल और चला गया। अब कुछ भी नहीं चल रहा इक्विटी में, डजंट मीन कि वो पूरा इक्विटी से निकाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बट अगर उनको लगता है कि ये टाइम है थोड़ा डेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें या गोल्ड पे ज़्यादा करें, तो इनके पास और फ्रीडम आ गई अगर वो होशियार हैं। भाई समझ लो जैसे कि महाभारत सीरियल हम लोग देखते थे, तो एक योद्धा है जिसके पास एक हथियार है, इक्विटी।
एक होता है जिसके पास डेट का हथियार है, इनके पास 3 हथियार हैं, ये चला नहीं तो ये चला, नहीं तो ये चला, तो वो एक तरीके से करेक्ट। ठीक है, तो ये अच्छी एनालिसिस थी, आपने टेक अवे भी बता दिया हमारी ऑडियंस को। एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस थी। राइट। तो फाइनली हम लोग ऑडियंस से कहेंगे कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए, अगले एपिसोड में हम लोग डिफरेंट कैटेगरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।